आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्निंग्स पर शेयर के बारे में। अर्निंग्स पर शेयर होता क्या है और इसका उपयोग कैसे और कहाँ होता है। देखिए, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस आपको ये बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी शेयर धारकों के लिए एक साल में प्रति शेयर कितना पैसा कमा रही है। तो अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं और आज के पेपर में ये लिखा आता है कि इन्फोसिस का ईपीएस 40 रुपए है, तो इससे आपको क्या पता चलता है और ये होता क्या है उसे हम पता करते हैं। तो ईपीएस से ये पता चलता है कि क्या कंपनी इतना पैसा कमा पा रही है कि आपको शेयर डिविडेंड दे सके। तो बिल्कुल इन्फोसिस 40 रुपए पर शेयर कमा रही है, इसमें से वो 10 से 15 रुपए डिविडेंड दे सकती है। सो ईपीएस एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बताता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद एक कंपनी कितना पैसा प्रति शेयर कमा पा रही है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को कंपनी के कुल शेयर से डिवाइड कर दें तो आपको ईपीएस मिल ही जाएगी। सो यही अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला होता है। ईपीएस इक्वल्स टू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में इश्यूड हैं और अलग अलग लोगों के और इंस्टीट्यूशंस के पास कितने शेयर्स हैं। तो अगर एक कंपनी के 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर एक कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 करोड़ हैं जो उसने इश्यू कर रखे हैं, जो लोगों के पास हैं, और कंपनी ने साल में पिछले साल 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो अब इसका ईपीएस कितना होगा? जी हाँ, 30 करोड़ को अगर आप 2 करोड़ से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने पहले फॉर्मूले में देखा, तो इस कंपनी की ईपीएस आएगी 15 रुपए। तो ये कंपनी प्रति शेयर 15 रुपए कमा रही है। पर मान लीजिए कि कंपनी के शेयर्स 1 करोड़ ही होते, यहाँ आपको 2 करोड़ दिख रहा है, तो मान लीजिए अगर 1 ही करोड़ शेयर होते तो क्या ईपीएस 15 ही होती? जी नहीं, ईपीएस उस केस में हो जाती 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ यानी 30 रुपए। तो बेटर ईपीएस क्या है? अर्निंग्स पर शेयर 30 रुपए बेहतर है या अर्निंग्स पर शेयर 15 रुपए बेहतर है? तो इस केस में तो अर्निंग्स पर शेयर 30 रुपए ज्यादा बेहतर है, मतलब प्रति शेयर 30 रुपए की कमाई कंपनी की हो रही है। सो इससे ये पता चलता है कि अगर टोटल शेयर्स कम हो और कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा हो तो इन दोनों ही केसेस में ईपीएस ज्यादा दिखेगी आपको। इसको हम आगे भी देखते हैं। फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि जो ये कंपनी 15 रुपए प्रति शेयर कमा रही है, ये अच्छा है या बुरा है, इसे जरूर पता करते हैं। तो ये अच्छा है या बुरा है ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। पता करते हैं। ये हैं भारत के 2 लार्जेस्ट बैंक्स। तो हमने अभी देखा था कि ईपीएस निकालने के लिए हमें अर्निंग्स जानना जरूरी है। अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने पिछले साल, ये जानना जरूरी है, और कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं ये जानना भी जरूरी है। तो हम अगर देखें, एसबीआई ने लास्ट ईयर 18,176 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। वहीं हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसने लास्ट ईयर 27,296 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया था। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया दोनों के कितने हैं। अब सेकंड चीज पता करने की जरूरत ये होती है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स दोनों के कितने हैं। तो एसबीआई के केस में देखें तो एसबीआई के 892 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं। इसी तरह एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक के 549 करोड़ इक्विटी शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग हैं। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर 18,176 करोड़ को 892 करोड़ से डिवाइड करें तो अर्निंग्स पर शेयर निकलती है 20 रुपए 37 पैसे। और यही एचडीएफसी बैंक के केस में देखें तो 27,296 करोड़ डिवाइडेड बाय 549 करोड़, तो ईपीएस करीब 49.78 आती है, करीब 50 रुपए के आसपास की ईपीएस आती है। अब अगर इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इस लिहाज से तो ये दिखता है कि एचडीएफसी बैंक काफी बेहतर बैंक है एसबीआई के मुकाबले। एसबीआई का ईपीएस कहाँ 20 रुपए है और वहीं एचडीएफसी बैंक का ईपीएस 50 रुपए, करीब 2.5 गुना है, तो एचडीएफसी बैंक का ही बेटर बैंक है। पर क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप एसबीआई न खरीद कर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ले लेंगे? शायद नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि दोनों शेयर्स के मार्केट प्राइस क्या चल रहे हैं। तो एसबीआई का शेयर करीब 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है और वहीं एचडीएफसी बैंक का शेयर 1100 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। यानी एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 5.5 गुना महंगा है एसबीआई के कंपैरिजन में। पर ईपीएस के मामले में देखें तो वो 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है एसबीआई के कंपैरिजन में। तो अब आप फर्दर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कौन सा बेहतर है। ईपीएस के मामले में एचडीएफसी बैंक बेटर है, बट शेयर प्राइस के हिसाब से एसबीआई काफी सस्ता लग रहा है। इसलिए हमें बहुत सारी चीजें
देखनी पड़ती हैं कोई भी शेयर को परचेज करने से पहले। ईपीएस अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीजें देखने की जरूरत होती है। और अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सा शेयर लिया जाए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों बैंक्स की या जो भी कंपनीज को आप कंपेयर कर रहे हैं उन शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है। तो इस केस में दोनों कंपनीज की फेस वैल्यू ₹1 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जनरली जब भी शेयर्स पहले बार कंपनी इशू करती है, मतलब लिस्ट करवाती है अपने शेयर्स को मार्केट में, तो जनरली उसकी फेस वैल्यू ₹10 रखती है। ₹10 की फेस वैल्यू होती है, उस पर वो प्रीमियम चार्ज करती है। फिर जब धीरे धीरे शेयर्स में ट्रेडिंग होती रहती है तो शेयर्स के भाव बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि शेयर के भाव बहुत ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं, हालांकि वो बड़े नहीं होते हैं, बट इन्वेस्टर्स को ऐसा दिखता है अरे बाप रे इतना महंगा शेयर है। तो वो क्या करती हैं कंपनीज अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती हैं। स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू 10 से घटा के या तो 5 कर देंगी या 2 कर देंगी या 1 कर देंगी या धीरे धीरे इस चीज को करेंगी। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि अभी आपको ये फेस वैल्यू एसबीआई की ₹1 दिख रही है, और अगर ये फेस वैल्यू मान लीजिए 10 ही रुपए होती तो इसका शेयर प्राइस करीब 2000 होता। आप शेयर प्राइस में सीधा ₹10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज की डेट में एसबीआई 2000 का होता। और अगर फेस वैल्यू एचडीएफसी बैंक की ₹10 होती तो उसका शेयर प्राइस ₹11,000 होता मार्केट में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। तो एक सिंपल तरीके से समझें तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज की डेट में कंपनी के सारे एसेट्स को आप बेच दें और उससे जो रकम आपको मिले उस रकम में से आप सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दें। तो जो टोटल रुपए बचेंगे कंपनी के पास उसको जब आप नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करेंगे तो प्रति शेयर की वैल्यू क्या होती है, वो बुक वैल्यू हो जाती है। तो एसबीआई की बुक वैल्यू ₹233 पर शेयर है। तो आज की डेट में कंपनी अगर बंद हो जाती है तो एसबीआई के पास इतना पैसा है कि वो सारे एसेट्स बेचने के बाद, सारे डेट्स चुकाने के बाद ₹233 प्रति शेयर उसके पास बचे रहेंगे। ये एक अच्छी चीज है। और वहीं एचडीएफसी बैंक की बुक वैल्यू ₹310 पर शेयर है। तो इस लिहाज से भी एचडीएफसी बैंक बेटर दिखता है। बट इसमें आपको एक चीज देखना ये जरूरी है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर का भाव अभी क्या चल रहा है। तो अगर आप देखें तो एसबीआई का तो शेयर प्राइस बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है मार्केट में। तो ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और वहीं अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो उसकी बुक वैल्यू ₹310 है और शेयर का भाव ₹1100 है। ये चीज ये बता रहा है कि बुक वैल्यू के लिहाज से एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 3 गुना महंगा है। सो फेस वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू हो गया, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो गए। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसे कहते हैं पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। पी रेशो सिंपली ये बताता है कि शेयर कितना महंगा है अगर आप आज की अर्निंग्स और शेयर के भाव को कंपेयर करें तो पी रेशो 9.5 का एसबीआई का ये बता रहा है कि जो भी अर्निंग्स कंपनी कमा रही है उसका 9.5 गुना भाव पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह एचडीएफसी बैंक के केस में देखें तो प्रॉफिट जो भी कमा रही है आज की डेट में कंपनी, उसके मुकाबले में 21 गुना भाव पे एचडीएफसी बैंक का शेयर मिल रहा है ₹1100 पे। पी रेशो उन कंपनीज के ज्यादा ही होते हैं जो कि अच्छी कंपनी होती हैं। लोग उन्हें ज्यादा खरीदते जाते हैं तो उसके भाव बढ़ते जाते हैं, भाव बढ़ते जाते हैं तो पी रेशो बढ़ता जाता है। तो एक ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सारी चीजें एक साथ देखनी होती हैं। अकेले ईपीएस के बल पे या अकेले शेयर प्राइस के बल पे, अकेले बुक वैल्यू या पी रेशो के दम पे आप अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, सिर्फ ईपीएस को देख के इस केस में अगर बात करें तो हम एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना प्रेफर करेंगे, हमको अगर और कोई ऑप्शन न दिया जाए तो। और अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि लंबा समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एसबीआई को चूज करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से ये एचडीएफसी बैंक के मुकाबले में सस्ते रेट पे अवेलेबल है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक भी है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है, बहुत सारी चीजें जो देखनी होती हैं निवेश करने से पहले। सो शेयर विद हायर ईपीएस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा पैसा कमा रही है। और यदि आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि ज्यादा डिविडेंड इनकम प्रेफर करते हैं कि हर साल अच्छा डिविडेंड मिलता रहे, तो आप एचडीएफसी बैंक की तरह के शेयर में निवेश कर सकते हैं जिनकी ईपीएस ज्यादा हो, तो आपको डिविडेंड रेगुलर रूप से मिलती रहेगी।
पर ये ज़रूर देखें कि कंपनी की क्वालिटी अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, बैलेंस शीट अच्छी, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेने के बाद ही कोई भी निवेश करें। सो ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा एक्स्ट्रा अवेलेबल है डिविडेंड्स देने के लिए। ये है कुछ इंडियन कंपनीज की ईपीएस। ये सारी इंडिया की लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आप देखेंगे इंडसइंड बैंक की ईपीएस करीब 50 रुपए है, कोटक महिंद्रा की 29। सो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक दोनों की ईपीएस 50 है। अब मुश्किल है आपको पता कर पाना कि इनमें से बेटर बैंक कौन है, अगर आपको सिर्फ ईपीएस का फिगर मिल रहा है तो। एचडीएफसी बैंक इज फार बेटर बैंक देन इंडसइंड बैंक, बट देन फिर उसके लिए आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखें अगर हम, तो आपको ये दिखेगा हीरो मोटोकॉर्प, ये हीरो होंडा कंपनी हुआ करती थी, इसकी ईपीएस करीब 181 रुपीज की है। और वहीं इन्फोसिस की ईपीएस मात्र 37 रुपीज। तो क्या इन्फोसिस कंपनी खराब है हीरो मोटोकॉर्प के मुकाबले? नहीं, इन्फोसिस कहीं बेहतर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प के मुकाबले। सो इतनी सी जानकारी से आप निर्णय नहीं ले सकते कि ईपीएस दो कंपनीज की क्या क्या है। और सेकेंडली, आप दो कंपनी को जो अलग अलग सेक्टर में है उनको इस तरह से कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सेक्टर की ईपीएस अलग अलग टाइप की होती है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ईपीएस आपको जनरली कम ही मिलेंगी। सो आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक को दूसरी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर कर सकते हैं, बट एक मोटर कंपनी को एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कंपेयर करना ठीक नहीं होता। बट हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। सो लेट्स सी, तो क्या देखा हमने, इन्फोसिस कमा रहा है 37 रुपीज पर शेयर ईपीएस के मामले में, और हीरो मोटोकॉर्प का हर एक शेयर कमा के दे रहा है 182 रुपीज। वाह, सो हीरो मोटोकॉर्प ही खरीदना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन के मामले में देखा कि हमें दूसरे नंबर्स को देखना भी जरूरी है कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेने के लिए। सो क्या क्या देखना जरूरी है? हमें ये देखना जरूरी है कि इक्विटी बेस दोनों कंपनी का कितना बड़ा है, मतलब कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है दोनों कंपनीज के, फेस वैल्यू क्या है दोनों कंपनीज की, पी रेशियोज क्या है दोनों कंपनीज के, बुक वैल्यूज क्या है दोनों कंपनीज की। इसके अलावा भी दूसरी चीजें देखी जाती हैं। ये सब इंफॉर्मेशन को देखने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग ऐसा करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बीएचईएल 28 रुपए पे मिल रहा है तो बहुत बढ़िया शेयर है, खरीद लो। जी नहीं, आपको उसकी बैलेंस शीट देखनी होगी, मैनेजमेंट को देखना होगा, कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है उसके कारण जानने पड़ेंगे, उसका भविष्य क्या है वो देखना पड़ेगा। जनरली 28 का 18 होने में कम टाइम लगेगा और 28 का 50 होने में बहुत टाइम लगेगा, और बहुत सारी चीजें चेंज होंगी तो ही वो 28 से 50 होगा। सो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछे बिना कोई भी डिसीजन जनरली आप ना ले तो बहुत अच्छी बात होगी। ये था ईपीएस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता चल जाएं। कोई सवाल और फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून। बाय बाय।